अब हम देखें कि पहला जो एविडेंस प्रोवाइड किया एग्जिस्टेंस का वो चैम्बरलैंड ने प्रोवाइड किया। अब चैम्बरलैंड ने किस तरह से प्रोवाइड किया और कब प्रोवाइड किया? ईयर जो है वो दैट इज 1884। एंड चैम्बर जो साइंटिस्ट है चार्ल्स चैम्बरलैंड, दैट इज वन ऑफ द पास्चर एसोसिएट, लुइस पास्चर का एसोसिएट था। अब इसका जो काम था, ये बात याद रखना, इसका काम वायरस पे नहीं था, इसका सारे का सारा काम बैक्टीरिया पे, ये बैक्टीरिया पे काम करता था। और जब बैक्टीरिया पे काम करता था तो ये एक फिल्टर यूज करता था, आपने ये नाम सुना होगा और ये सवाल आ भी सकता है, पोर्सिलीन फिल्टर। अब ये फिल्टर की इंपॉर्टेंस ये है कि इसका जो पोर साइज होता है दैट इज अबाउट 0.1 माइक्रोमीटर। और इस पोर साइज से इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इसमें बैक्टीरिया कैन नॉट पास द पोर्सिलीन। अब जब वो कोई भी मटेरियल लेता था जिसके अंदर बैक्टीरिया होते थे, वो इस पोर्सिलीन फिल्टर पे डालता था, इसमें से गुजारता था, तो बैक्टीरिया जो थे वो उसमें से पास नहीं कर सकते थे। इसका मतलब यह है कि बैक्टीरिया उसको रेजिड्यू में मिलते थे। अब रेजिड्यू होता है, आप जानते हैं, जो चीज फिल्टर से गुजरे ना गुजरे वो रेजिड्यू होता है, और वहां से उसको सेपरेट करके बाद में उसको स्टडी करता था। लेकिन चार्ल्स चैम्बरलैंड ने एक डिजीज में से जब बैक्टीरिया को सेपरेट करने की कोशिश की, दैट वाज द रेबीज डिजीज। और सबसे पहला जो वायरस है वो यही चार्ल्स चैम्बरलैंड ने बताया था, रैबिड वायरस, जो कि रेबीज डिजीज कॉज कर रहा था। जब उसने देखा कि रेबीज डिजीज के जो एजेंट्स हैं, कोई भी एजेंट है, उसको नहीं पता क्या चीज है, तो उसने देखा कि वो एजेंट जो है वो रेजिड्यू में जाने की बजाय वो फिल्ट्रेट में चला गया। तो इसका मतलब है कि रेजिड्यू में बैक्टीरिया होते हैं और फिल्ट्रेट के अंदर जो है वो वायरस आते हैं। या इनको शुरू में वर्ड भी इनके लिए यूज किया गया था, फिल्ट्रेबल एजेंट्स, कि ऐसे एजेंट्स है जो फिल्टर से गुजर गए। अब क्योंकि मैंने बताया कि चैम्बरलैंड जो था इसका काम जो है वो बैक्टीरिया पे था, तो इसने सिर्फ इतना ही बताया कि कोई चीज फिल्टर से गुजर रही है, और फिर बाकी साइंटिस्ट ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। अब जैसा कि अगर हम ए ऑप्शन में आ जाएं, एवनिस्की, इसके बारे में आपकी बुक्स में लिखा हुआ है कि डिस्कवर द वायरसेस, इसने वायरसेस को डिस्कवर किया और 1892 में। और इसने जिस वायरस को डिस्कवर किया, एक तो आपसे आ सकता है कि कौन सा वायरस था, दैट इज अ प्लांट वायरस। और प्लांट वायरस के अंदर अगर उसका नाम पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि टीएमवी, टोबैको मोज़ैक वायरस। और ये प्लांट्स के जो टोबैको प्लांट्स है उस पर अटैक करता है, और उसमें लीव्स पर अटैक करता है, और लीव्स पर अटैक करके डिजीज कॉज करता है, इसको कहते हैं टोबैको मोज़ैक डिजीज। तो ये जो कि हेलिकल वायरस है, और ये इसके बारे में पूछा। तो एवनिस्की का काम वायरस को डिस्कवर करना है। तो अभी वायरसेस के लिए एवनिस्की ने जो वर्ड यूज किया था वो भी फिल्ट्रेबल एजेंट्स यूज किया था। लेकिन उसके बाद एक और साइंटिस्ट, उसके बारे में आपने याद रखना है, एडोल्फ मायर, इन 1898, इसने जो टर्म थी वायरस की वो यूज की। वायरस का जो नाम दिया, जो टर्म यूज की वो इसने यूज की। एवनिस्की ने उसको फिल्ट्रेबल एजेंट्स ही कहा था। तो अब यहाँ अगर तो आ जाए कि वायरसेस वर डिस्कवर्ड बाय, तो फिर एविडेंस किया जाएगा, बट फर्स्ट एविडेंस वर प्रोवाइडेड बाय द चैम्बरलैंड। उसके बाद यहाँ एक साइंटिस्ट जो है वो स्टेनली दिया हुआ है, इसके बारे में भी आपने याद रखना है कि इसने क्रिस्टलाइजेशन की थी वायरसेस की, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वायरसेस, और ये 1935 के अंदर। और ये देखा कि वायरस के क्रिस्टल बन रहे हैं, और जब क्रिस्टल को फर्दर स्टडी किया गया कि ये किस चीज के क्रिस्टल्स हैं, तो ये देखा गया कि ये एक्चुअली न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स हैं। न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स, यानी इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियो से न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए आरएनए और साथ इसमें प्रोटीन होते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड में आप जानते हैं डीएनए और आरएनए होता है, प्रोटीन तो समझ रहे हैं सबके अंदर ही प्रेजेंट है। लेकिन अब हम वायरसेस के लिए क्या लिखेंगे कि वायरसेस में डीएनए एंड आरएनए होता है, क्या मैं लिखूंगा ये सही है, या मैं लिखूंगा डीएनए और आरएनए होता है? जी बताएं, दोनों में से क्या सही होगा फॉर द वायरसेस और क्या सही होगा फॉर द अदर ऑर्गेनिजम्स? इसको मैं अल्फा ले लेता हूँ, इसको मैं बीटा ले लेता हूँ, बताएं जरा जल्दी से। आयशा ने कहा है 2, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आर, रहमत ने भी कहा है, जिशान ने भी बी कहा है। व्हाई नॉट डीएनए एंड आरएनए? डीएनए एंड आरएनए किसके लिए यूज होगा?
जी अब्दुल मनीब का भी सही है, सुफियान ने भी, ओके सही है। अब देखिए इसमें पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि डीएनए और आरएनए जो होते हैं वो तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको यही मिलता है, बट वायरसेस के अंदर आपको डीएनए और आरएनए मिलता है। अब मिसाल के तौर पर अगर हम अपनी बात कर लें तो हमारी बॉडी में डीएनए भी है और डीएनए से आरएनए भी बन जाते हैं, वो भी हमारी बॉडी में, और आरएनए से फिर प्रोटीन बन जाती है। लेकिन जो वायरसेस हैं वहां पर डीएनए जो है वो प्रेजेंट है, तो उसके अंदर उसमें आरएनए नहीं बन सकता। वो अपने होस्ट के अंदर जाएगा, वहां जाके आरएनए बनाएगा, फिर प्रोटीन बनाएगा, फिर वो डीएनए को लेके वापस आ जाएगा। तो वायरसेस के अलावा बाकी तमाम में डीएनए और आरएनए सही है, बट वायरसेस जो है उसके लिए आप लिखेंगे डीएनए और आरएनए, ठीक है। एक तो ये चीज। दूसरा, जैसे मैंने आपको यहाँ एक वर्ड लिखा है ऑर्गेनिज्म, तो आपने याद रखना है कि वायरसेस के लिए हम वर्ड ऑर्गेनिज्म भी यूज नहीं कर सकते। ऑर्गेनिज्म जो वर्ड है वो हम बाकी तमाम के लिए यूज कर सकते हैं, बैक्टीरिया के लिए यूज कर सकते हैं, फंजाई के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन वायरसेस के लिए नहीं है। अब मिसाल के तौर पर सवाल ऐसे भी आ सकता है, समटाइम तो आपको पूरे पूरे ग्रुप बता दिए जाते हैं, समटाइम आपको उनके मेंबर्स बताए जाते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कि ऑर्गेनिज्म वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, मैं लिख देता हूँ पहला ऑप्शन है यीस्ट, बीटा ऑप्शन ऑप्शन जो है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ HIV, चार्ली ऑप्शन जो है मैं लिख देता हूँ इकोलाई, डेल्टा ऑप्शन में लिख देता हूँ अमेबा। अब इस तरह के सवाल भी आ सकते हैं कि यानी आपको पूरा ग्रुप नहीं बताया उन्होंने, आपको उन्होंने मेंबर्स बताना शुरू कर दी। जी, आपके आंसर आना शुरू हो गए, बिल्कुल सही है। सब लोग जो है वो बीटा को ही चूज कर रहे हैं। यस, द करेक्ट आंसर इज द बीटा, HIV। अब देखें यहाँ पर मैंने जैसे पहले बताया कि समटाइम ग्रुप आ जाता है, समटाइम उनके मेंबर्स आते हैं। अब बाकियों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या है। अब यीस्ट है, अब यीस्ट क्या है, आप जानते हैं कि यीस्ट जो है वो फंजाई है। इकोलाई क्या है, इकोलाई हम जानते हैं कि ये बैक्टीरिया है। अमेबा क्या है, अमेबा हम जानते हैं कि ये प्रोटोजोन्स है। तो अब आप उनके ग्रुप्स तक जो है वो पहुंच गए, तो ये सम टाइम प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें कि आपको ये पता होता है कि पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल मैं एमसीक्यू चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि सेल वॉल जो है वो उसमें बताएं किसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है वो प्रेजेंट है म्यूरिन, ऐसे लिख देता हूँ कि सेल वॉल के अंदर किसकी सेल वॉल में म्यूरिन है। तो अब आप देखेंगे कि हमने इनकी सेपरेटली तो सेल वॉल स्टडी नहीं की, लेकिन इकोलाई जो है क्योंकि वो बैक्टीरिया हैं, तो इस वजह से आप जानते हैं बैक्टीरिया के सेल वॉल में म्यूरिन या पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, और फंजाई की सेल वॉल में काइटन होता है। और डेल्टा अमेबा है, इसके अंदर सेल वॉल ही नहीं होती, प्रोटोजोन्स हैं क्योंकि ये एनिमल लाइक है। HIV वैसे इस कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहे। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, आपको मेंबर्स भी याद रखने के कौन किससे बिलोंग कर रहा है। अब ये डिस्कवरी पे हमने बात कर ली। अब हम अगला जो इसका पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है इसका करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस। वायरसेस के लिए एक वर्ड यूज होता है, आप जानते हैं, दे आर कंसिडर्ड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग नॉन लिविंग के दरमियान कंसिडर। इसका मतलब इसमें आपको लिविंग करेक्टर भी मिल रही है और आपको इसमें नॉन लिविंग करेक्टर भी मिल रहे हैं। यहां से सवाल अब किस तरह से आता है, सवाल ऐसे आता है और आ भी चुका है कई दफा पेपर में। आइडेंटिफाई करें लिविंग फीचर्स ऑफ वायरसेस। अब मैं यहाँ कुछ फीचर्स लिख देता हूँ। पहला फीचर मैं लिखता हूँ कि वायरसेस जो है दैट कंटेन जेनेटिक मटेरियल, क्या ये इसमें लिविंग फीचर है। दूसरा मैं लिख देता हूँ कि दे अंडरगो म्यूटेशन, इनमें म्यूटेशन भी हो सकती है। या मैं लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ डिस्ट्रॉयड बाय UV रेडिएशन, या मैं ऑल के ऑप्शन दे देता हूँ। जी, हसनैन ने कहा है कि ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ द अबव। आयशा ने C पे कहा है, D कहा है। सदाकत ने भी D कहा है। जीशान, अताउर रहमान, सब लोग डेल्टा ऑप्शन पे जा रहे हैं, और जो करेक्ट है वो बिल्कुल डेल्टा ही है कि सारी की सारी इसमें लिविंग फीचर ही है। जेनेटिक मटेरियल है जो कि DNA की फॉर्म में हो सकता है या RNA की फॉर्म में हो सकता है।
ठीक है। इसी तरह से इसमें म्यूटेशन होती है, बिल्कुल म्यूटेशन होती है, बहुत से वेरिएंट आते रहते हैं। जैसे रिसेंटली आपको कोरोना वायरस का बताया कि उसमें चेंज आती गई, बार बार वो बदलते गए, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन का मेथड जो है वो चेंज होता गया, और डिस्ट्रक्शन हो सकती है वायरस से। यस, तो सारी की सारी लिविंग फीचर है। इसी तरह से आपसे नॉन लिविंग फीचर के बारे में भी पूछा जा सकता है कि नॉन लिविंग फीचर कौन सी हैं? अब नॉन लिविंग में आप जानते हैं कि वायरसेस जो होते हैं वो ए सेलुलर है, इसके अंदर सेल नहीं होते हैं। और ये फर्स्ट ही पॉइंट है सेल सीढ़ी का कि जी सेल होने चाहिए। तो इसमें सेल नहीं है तो साफ है, इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे। इनके अंदर अपना कोई मेटाबॉलिज्म नहीं है, इनके खुद जो है वो मेटाबोलाइज नहीं कर सकते, तो ये भी इसके अंदर लिविंग नॉन लिविंग फीचर आपको मिलती है। इसके अंदर इसकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, ये भी आपको इसके अंदर जो है वो नॉन लिविंग फीचर मिलती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें, मैं फर्दर कुछ लिविंग कैरेक्टर्स पे आ जाऊं, इधर हम लिविंग लिख रहे हैं कि ये पैथोजेनिक नेचर के हैं। तो पैथोजेनिक नेचर जो है ये भी लिविंग फीचर शो करती है, जैसा कि बैक्टीरिया वगैरह है वो भी पैथोजेंस होते हैं, ये भी पैथोजेंस होते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन जो है वो इनके अंदर होती है, तो ये भी इसके अंदर लिविंग फीचर होती है। लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए ये अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं, और होस्ट जो है वो इनका कोई प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, और वहां वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देखें तो आप जानते हैं कि जो वायरसेस होते हैं उनके लिए हम वो एक वर्ड यूज करते हैं कि ये ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है, ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। अब ये ऐसे पैरासाइट होते हैं जो अपने होस्ट के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते, जब तक इनको होस्ट नहीं मिलेगा ये सरवाइव नहीं कर सकते। तो मैं पॉइंट लिखूंगा, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट होस्ट। जैसे इनको होस्ट से अलग करेंगे तो ये क्रिस्टल्स बन जाएंगे, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे पैरासाइट होते हैं, दे कैन नॉट कल्चर्ड आर्टिफिशियली, इनका आर्टिफिशियल कल्चर नहीं किया जा सकता, इनको लैब के अंदर किसी पेट्री डिश में ग्रो नहीं करवाया जा सकता। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हम ग्रो करवा सकते हैं, पेट्री डिश में ग्रो करवा सकते हैं, वो बगैर होस्ट के भी रह सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट। लेकिन ये है ऑब्लिगेट पैरासाइट, तो ये इनके अंदर दोनों में आपको डिफरेंस है वो मिलेगा। साइज से सवाल आ सकते हैं, साइज की इनके अंदर एक रेंज है, 20 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर तक, या 25 भी लिखा जा सकता है, इधर 250, 300, जो भी इसमें से आएगा तो आप उसको जो है वो चूज करेंगे। 20 नैनोमीटर में जो ग्रुप है मोस्टली वो पैरवो वायरस है, और 250 और 300 नैनोमीटर तक आपको यहाँ पर जो है वो पॉक्स वायरसेस मिले। तो इसकी साइज की रेंज है वो आपने बतानी है। स्ट्रक्चर पे अगर हम आ जाएं तो स्ट्रक्चर वायरसेस में दो मेन स्ट्रक्चर होते हैं। नंबर वन इज कोट, नंबर टू इज कोर। कोट जो होता है वो हमेशा कोई भी चीज जो कि आउटर होगी उसको कोट कहेंगे, और कोई भी चीज जो है वो इनर होगी उसको कोर कहेंगे। अब इसका जो आउटर कोट होता है उसमें दो चीजें मिलती हैं, एक तो इसके अंदर कैप्सिड होगा, और दूसरा इसके अंदर इन्वेलप हो सकता है। कोर के अंदर भी दो चीजें मिलती हैं, या इसमें कोर में न्यूक्लिक एसिड होगा जिसमें डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। दूसरा यहाँ पर कोर में भी प्रोटीन हो सकती है, याद रखना है, जो कि इंजाइम्स की फॉर्म में होती है, जैसा कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, इंटीग्रेज एंजाइम है, ये कोर के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर मिले। अब यहाँ आपको पता चल गया कि डीएनए होगा या आरएनए होगा, इसमें से कोई एक चीज होगी। और इसके अलावा जो इन्वेलप है ये एक वेरिएबल स्ट्रक्चर होता है, वेरी करता है, किसी में होगा किसी में नहीं होगा। कैप्सिड जो है ये प्रोटीन से बना हुआ है जिसको हम प्रोटीन कोट कहते हैं, और इसके अंदर स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं अमाइनो एसिड के बने हुए, जिनको कैप्सोमेयर्स कहते हैं। और कैप्सोमेयर्स के अंदर जो नंबर होते हैं वो नंबर वेरी करते हैं, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, तो इस तरह से इसके अंदर आपको नंबर जो है वो वेरी मिलेंगे। अब इसमें से वो कौन सा पार्ट है जो कि ये अपने होस्ट से ओरिजिनेट करता है, तो वहां आपका आंसर होगा कि जो इसका इन्वेलप है इसका जो ओरिजिन होता है वो होस्ट ओरिजिन होता है, ठीक है। और अगर इसकी कंपोजिशन के बारे में पूछा जाए तो इसकी कंपोजिशन भी वही होती है जो होस्ट की मेम्ब्रेन की कंपोजिशन होती है, और जिसको हम कहेंगे लिपोप्रोटीन। जैसा कि आप हम आगे पढ़ेंगे भी, लिपिड और प्रोटीन फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो लिपिड प्रोटीन। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी है कि जो वायरसेस जो है वो इन्वेल्प्ड वायरसेस होते हैं,
दे आर मोर सेंसिटिव टू द सनलाइट एंड अदर एडवर्स कंडीशन। ये मिसाल के तौर पर दो तरह के वायरस है, मैं कहता हूं कि एक वायरस जो है वो इन्वेलप्ड है और एक वायरस जो है वो नेकेड वायरस है। हम सवाल ऐसे भी आ सकता है कि इन्वेलप्ड वायरस है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि जी एक है इन्फ्लुएंजा, इन्वेलप्ड है। नेकेड वायरस है, ये मैं कहता हूं कि लाइक एडिनो वायरस जो है वो नेकेड वायरस है। तो जो इन्वेलप्ड वायरस होता है दैट इज मोर sensitive, not resistant, more sensitive to sunlight। लेकिन जो नेकेड वायरस होता है दैट इज मोर रेजिस्टेंट टू द सनलाइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इन्वेलप है वो उसको ज्यादा सेंसिटिव बना देता है, उसके अंदर लिविंग फीचर को बढ़ा देता है।